गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत बैच में, जहां पर आज है आपके पास लेक्चर नंबर 10 ही है ना। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूं पहले, है ना। हाँ जी, स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर को विद द ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। और आज हमें जेनेटिक कोड को भी खत्म करना है। जी हाँ, 10th लेक्चर ही है और आज हमारा ट्रांसक्रिप्शन तो पूरा खत्म हो ही जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा ही बचा है, इतना ज्यादा भी नहीं है, मतलब 15-20 मिनट तक का मतलब हो सकता है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर का नाम है। सो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस। ट्रांसक्रिप्शन हमारा खत्म तो हो गया था, हमने प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन समझ लिया था। जैसा प्रोकैरियोट्स में हो रहा था वैसा ही यूकैरियोट्स में होगा। बस द डिफरेंस इज कि प्रोकैरियोट्स में देखना ध्यान से, क्या है डिफरेंस। प्रोकैरियोट्स में क्या है, प्रोकैरियोट्स में डीएनए से डायरेक्ट ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू बन जाएगा एमआरएनए। एंड इफ वी टॉक अबाउट यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता है। यूकैरियोट्स में डीएनए से बनता है एचएनआरएनए, हेट्रोजीनस आरएनए, ठीक है ना। और हेट्रोजीनस आरएनए से बनेगा एमआरएनए। अब यहां तक का प्रोसेस और इसमें ये प्रोसेस सेम ही है, बस इसमें क्या होगा, एचएनआरएनए में इंट्रॉन और एक्सॉन प्रेजेंट होंगे, जो कि हमने पिछले लेक्चर में बड़े अच्छे से समझा था, है ना। और हमने 50 मिनट भी लगाए थे, जिसमें 40 मिनट तो हमने पढ़ा था, ठीक है। और बाकी 10 मिनट तो गप्पे गुप्पे मारनी होती हैं, पिछले का रिवीजन करना होता है, ये सब है ना। तो डीएनए से एचएनआरएनए बनाना, एचएनआरएनए को हम क्या बोल देंगे, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। बिकॉज जब हम ट्रांसक्राइब कर रहे हैं तो जो सबसे पहले चीज बन रही है वो क्या है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। तो इसमें से हमने एक्सॉन रखे, इंट्रॉन हटा दिए, बिकॉज इंट्रॉन क्या थे, जो इंटरफेयर कर रहे हैं, अगर कोडिंग में अच्छे से कर नहीं पा रहे, सिर्फ एक्सॉन को रीड करना होता है, इंट्रॉन बीच में आके चिपक गया है, इंट्रॉन हूं मैं, इंट्रॉन मुझे भी रीड करो, तो उसको रीड करते नहीं है ना। तो वो बीच में आके चिपक गया और इंटरफेयर कर रहा है हमारी रीडिंग में। एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन, इस पैटर्न को स्प्लिट जीन पैटर्न बोला था हमने। तो इंट्रॉन को हम रीड तो कर नहीं पा रहे, है ना। सो दैट इज वाई इसको बोला प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। फिर इसमें से इंट्रॉन हटाएंगे तो बनेगा हमारे पास सेकेंडरी ट्रांसक्रिप्ट। सेकेंडरी ट्रांसक्रिप्ट प्रोकैरियोट्स में डीएनए से एमआरएनए डायरेक्ट, यूकैरियोट्स में डीएनए से एचएनआरएनए, जिसको कहा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। फिर प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में क्या होगा, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस, पीटीसी, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस, उसके बाद आएगा एमआरएनए। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस का मतलब पीटीसी हो गया, ऐसा कह लो, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस। ओके, तो ये सब हमने पिछले लेक्चर में भी देख लिया था, जस्ट एक लिंक बनाने के लिए कि हमने यहां तक का प्रोसीजर पढ़ लिया है। बस वो हमने पढ़ा प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में भी सेम ही रहेगा, ठीक है ना, कुछ डिफरेंस नहीं है, बस एचएनआरएनए बनेगा एमआरएनए की जगह। तो एचएनआरएनए में से हमें इंट्रॉन वगैरह हटाने हैं और क्या करना है, कैपिंग और टेलिंग करनी है। मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस में कैपिंग आती है, टेलिंग आती है और स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग मतलब इंट्रॉन्स को हटाना। तो मैं यहां पे ही बता देता हूं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस की बात कर रहे हैं। क्या क्या हो रहा है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस में, सबसे पहले तो आपके पास स्प्लाइसिंग हो जाएगी, इंट्रॉन एक्सॉन हटना स्टार्ट होंगे, सॉरी इंट्रॉन हटेंगे एक्सॉन जोड़ेंगे, है ना। तो एक्सॉन जैसे इंट्रॉन है वैसे स्प्लाइस बनाएगा, रिमूव होगा और एक्सॉन आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है, स्प्लाइसिंग। नेक्स्ट आफ्टर स्प्लाइसिंग और क्या होगा, कैपिंग, एंड आफ्टर दैट देयर विल बी टेलिंग। तो ये तीन प्रोसेसेस है जो हमको पढ़ने हैं। अब ये कर क्यों रहे हैं हम, ये भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता रखा है, क्योंकि देखना सबसे पहले तो हमारे पास एचएनआरएनए बना है, एमआरएनए नहीं बना। तो एचएनआरएनए कोड नहीं कर रहा प्रोटीन को, प्रोटीन के लिए कौन कोड करेगा, एमआरएनए कोड करेगा। सबसे पहली चीज कारण ये कि ये हमारे पास प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है, हमें तो सेकेंडरी ट्रांसक्रिप्ट चाहिए प्रोटीन्स के लिए। एक मिनट, चौक रख दी मैंने। सेकेंडली अगर मैं बात कर रहा हूं तो जो एचएनआरएनए बना है ना हमारे अंदर अगर मैं यूकैरियोट्स की बात कर रहा हूं तो हमारे अंदर ये न्यूक्लियस के अंदर बना है, और हमारे में न्यूक्लियस और साइटोसोल या न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। तो इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पार करके साइटोप्लाज्म के बीच में जाना पड़ेगा, साइटोप्लाज्म के अंदर जाना पड़ेगा, ताकि सारे जो आरएनए है वो इसके साथ अटैच हो, मैकेनिज्म अपना स्टार्ट करें, किस चीज का, ट्रांसलेशन का, राइट। तो ट्रांसलेशन कहां पे होनी है, साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, एक्सोन्यूक्लियसेस होते हैं, एक्सो मतलब साइड से कट कर सकते हैं किसी चीज को। जैसे ये एमआरएनए है तो इसके साइड्स को कट कर देगा, फिर तो वो एमआरएनए मतलब क्या फायदा उसका, बताओ, साइड ही कट गई उसकी।
तो इसी को बचाने के लिए हमने एक साइड पे कर दी कैपिंग, दूसरी साइड पे कर दी टेलिंग, और स्प्लाइसिंग किस लिए की, ताकि हम इंट्रॉन को हटा सके। अब इस प्रोसीजर को हम थोड़ा सा डिटेल में कवर करते हैं, है ना। एक बार मैं इसकी पिक्चर क्लिक कर लेता हूँ। देखो 5 मिनट तो हमें यही बताते बताते हो गए। तो डस्टर यही पता रखा था मैंने अभी। यस, हियर इट इज। Okay, so now let's start with the post-transcriptional changes. Yes, so now let's move ahead. कहाँ थे हम? Yes, post-transcriptional changes. बीच बीच में बाहर से बुलावा आ जाता है तो जाना पड़ता है, इसलिए पॉज करके गया हुआ था। कुछ एक्चुअली काम था और उनको पता चल नहीं रहा था कि कैसे करना है वो। So that is what I was supposed to do here. तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस में क्या है, मैंने आपको बताया 3 चीजें हैं। स्प्लाइसिंग होगी किसकी, mRNA की, मतलब hnRNA की। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस किसके अंदर हो रही हैं, इन hnRNA, ताकि hnRNA को कन्वर्ट करा जा सके mRNA में। स्प्लाइसिंग होगी, कैपिंग होगी एंड टेलिंग होगी। नाम से पता चल रहा है कैपिंग मतलब सर पे पहनी जाएगी, है ना। सर मतलब स्टार्ट जहां से हो रहा है, आप अपने आप को ऐसे देखोगे ना, तो स्टार्ट यहां से हो रहे हो वहां तक जा रहे हो, ये मान सकते हो। या कुछ लोग होंगे जो कह रहे होंगे कि वहां से स्टार्ट हो रहे हैं यहां तक आ रहे हैं, मतलब पैर से स्टार्ट हो रहे हैं और ऊपर तक आ रहे हैं। नहीं, आप जैसे मर्जी देख सकते हो। बट mRNA के केस में या hnRNA के केस में देखना, ये hnRNA है, ये क्या है, hnRNA। अब इसमें कुछ ना कुछ एक्सॉन्स होंगे और कुछ इंट्रॉन्स होंगे। तो मैंने ये बना दिया 5 प्राइम, ये बना दिया मैंने इसका 3 प्राइम। मतलब इस साइड से बनना स्टार्ट हुआ, जिस साइड से बनना स्टार्ट हुआ उसको मैंने क्या कह दिया, हेड कह दिया। तो हेड पे होगी कैपिंग, मतलब 5 प्राइम ऑफ hnRNA पे होगी कैपिंग। mRNA पे कैपिंग नहीं होगी, 5 प्राइम ऑफ hnRNA पे कैपिंग होगी, ठीक है ना। तो पहले देखना, ये जो डार्क करके दिखा दिए मैंने, ये मान लो क्या है, इंट्रॉन्स हैं। मान लिया मैंने कि ये क्या है, इंट्रॉन्स, जिनको हम कोड नहीं कर सकते, या जो हमें नहीं चाहिए। और जो नॉर्मल बने हैं ये क्या है, एक्सॉन्स। नॉर्मल वाले क्या है, एक्सॉन, और ये डार्क वाले क्या है, इंट्रॉन। तो ये देखना, ये जो डार्क है ये मैंने क्या दिखाए हैं, दीज आर व्हाट वी कॉल एज इंट्रॉन्स। अब इनको हटाना है तो कैसे हटाएंगे, स्प्लाइसिंग में क्या होगा ना, देखना स्प्लाइसिंग बना रहा हूं मैं। ये स्प्लाइसिंग है। व्हाट इज दिस, स्प्लाइसिंग। मतलब ये जो है हट रहे हैं, कैसे हट रहे हैं, ये देखो, ये आ गया इसका गोला बन के, ऐसे था, इधर से ऐसे। देखना, एक मैं आपको समझाने के लिए एक कोई तार ले लेता हूं। अच्छा, ये तार तो लगी हुई है इसके साथ, सो लेट मी टेक दिस वन। ये देखना, जैसे ये क्या hnRNA है, ठीक है ना। इसमें से मैंने मान लिया कि इतना सा पार्ट जो है ये मुझे हटाना है, तो ये hnRNA था। हटाने वाले पार्ट को मैंने ऐसे कर दिया लूप, और बाकी वैसे ही है, बाकी स्ट्रेट है, बाकी कैसा, स्ट्रेट। तो सिमिलरली ऐसे ही यहाँ पे ये आ गया एक और लूप, ठीक है। ऐसे कई सारे लूप्स हैं क्योंकि इसे लूप ऊपर आ रहे हैं और फिर ये लूप हट जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, स्प्लाइसिंग है। ये क्या है, स्प्लाइसिंग। अब जब स्प्लाइसिंग हो रही है तो साथ साथ में क्या, कैपिंग और टेलिंग भी हो जाएगी। ये स्प्लाइसिंग आ गई, देखो स्प्लाइसिंग होगी ना। और कैपिंग में क्या होगा, व्हाट विल बी देयर इन कैपिंग। कैपिंग में 5 प्राइम पे कुछ ना कुछ चीज लगेगी, और टेलिंग में 3 प्राइम पे कोई ना कोई चीज लगेगी, है ना। बिकॉज ये कैप है, ये हेड है, वो ट्रेलिंग पार्ट है। तो यहां पे क्या लगेगा, 5 प्राइम पे क्या लग रहा है, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट 5 प्राइम पे लग रहा है, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। मतलब आप कह सकते हो कि मिथाइल जीटीपी लग रहे हैं, मिथाइल जीटीपी लग रहे हैं, मतलब मिथाइल लगा के ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट लग रहा है ना। यस। और इस साइड एडिनाइलेट के रेजिड्यूज लगते हैं, मतलब पॉली ए चेन। एडिनाइलेट भी एक चीज है कोई, है ना, मान लो, क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो मान लीजिए। तो यहां पे वो पॉली ए टेल, इसको आप क्या कहोगे, पॉली ए टेल यहां पे लगेगी। तो ये मैंने बना दी पॉली ए,
टेल, ठीक है ना। एडिनाइलेट रेजिड्यूज होंगे, कितने होंगे, 200 से 300 लगेंगे, तो बहुत ज्यादा लगेंगे यहाँ पे, 200 से 300। और अगर मैं बात कर रहा हूँ मिथाइल ग्वानोसिन, मतलब मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो वो कहाँ लग रहा है, 5 प्राइम पे, ठीक है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे भी होगा, ये ऑफ कोर्स वाली बात है यार, MgPpp, बिकॉज ये तो रहना चाहिए, और यहाँ पे पॉली ए टेल, तो इसको मैं आगे लिखवाऊंगा अभी, तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको लिखवाता हूं। नोट इट डाउन वेरी वेरी फास्ट। एडिनाइल ग्रुप लग रहा है ना, तो एडिनाइलेशन भी बोलते हैं इसको, मैं एक बार इसकी पिक्चर क्लिक कर लेते हैं, पॉली एडिनाइलेशन भी इसको हम बोलते हैं। तो देखना जरा, मैं आपको स्प्लाइसिंग के बारे में बता दूं, कैपिंग के बारे में बता दूं, और टेलिंग के बारे में बता दूं। सी हियर, स्प्लाइसिंग का क्या है, इंट्रॉन्स आर स्प्लाइस्ड, ये क्या था, ऐसे स्प्लाइस बनाया और हटाया, इंट्रॉन्स आर स्प्लाइस्ड आउट ऑफ द HNRNA to change it into mRNA। एंड सिमिलरली कैपिंग में क्या है, सिमिलरली नहीं मतलब कैपिंग में क्या है, एट 5 प्राइम एंड मिथाइल guanosine triphosphate is added, मिथाइल guanosine triphosphate is added, ये क्या, 5 प्राइम एंड, कॉल्ड कैप, इसको क्या बोल देंगे हम, कैप। इस साइड एट 3 प्राइम एंड पॉलीएडिनाइलेशन इज डन, मतलब पॉलीएडिनाइलेशन का क्या मतलब हुआ, दैट इज 200 to 300 adenyl are attached, adenyl attached, hence called, क्या बोल देंगे, पॉली मतलब बड़ी सारी, कौन सी चेन, ए चेन, तो पॉली ए चेन, इसको क्या बोल देंगे हम, पॉली ए चेन। कैप पता चल गया, पॉली ए चेन पता चल गई, और स्प्लाइसिंग भी हमें पता चल गई। सो आफ्टर ऑल दिस जो हमारे पास mRNA आएगा वो कैसा आएगा, जस्ट लाइक दिस, यहां पे होगा उसका कैप, यहां पे होगी पॉली ए चेन, दिस इज 5 प्राइम, दिस इज 3 प्राइम, ऑलराइट। तो ये क्या है, मैं लिख भी देता हूं, कैसे लिखोगे इसको, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट को, कि देखना M मतलब मिथाइल, ग्वानोसिन G से दिखा दिया, और ट्राइफॉस्फेट के लिए आपने PPP यूज कर दिया, तो दिस इज दी 5 प्राइम, और 3 प्राइम पे कैप है, तो इसमें सिंपल आप क्या लिखते हो, पॉली ए टेल लिख, पॉली ए टेल है, टेल भाई, ठीक है ना, दैट्स इट। तो यही था आपके पास पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस हो गए, तो ये न्यूक्लियस में हुए, है ना, अब न्यूक्लियस से ये बाहर जाएगा, ये इसीलिए तो हुए, ठीक है ना, न्यूक्लियस से बाहर किस फॉर्म में जाएगा, इस फॉर्म में, स्प्लाइसिंग होगी वो हट गए, तो अब इस फॉर्म में जाएगा ये न्यूक्लियस से बाहर, ठीक है। तो बस इसको भी एक बार एनसीईआरटी से रीड कर लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट विद द जेनेटिक कोड। ओके, सो एक मिनट, आप भी अपनी एनसीईआरटी को खोल लेना। यस, सो पेज नंबर इज 110 110। इन यूकैरियोट्स देयर आर 2 एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज, यहां तक हमें पढ़ लिया था, इससे नीचे हमें पढ़ना है। देयर आर एट लीस्ट 3 RNA, अच्छा ये तो भी रहता है ना, ये तो इन्होंने अलग बताया हो कि यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस है, वो चीज रह गई है कवर करने को, तो वो मैं बता ही देता हूँ, चलो लगे हाथ, चले तो है ही, हम शुरू कर दिया है ये। चलो पहले हम ये तो पढ़ें, टेलिंग कैपिंग वाला, ये मैं आपको बाद में बता दूंगा, आरएनए पॉलीमरेसिस के बारे में, यूकैरियोट्स की बात हो रही है, तो ये जैसे उसमें तो क्या था, एक ही एंजाइम था, होलो एंजाइम, इसमें होलो एंजाइम नहीं होता यूकैरियोट्स के केस में, इसमें देयर इज नो होलो एंजाइम, इसमें अलग अलग एंजाइम्स अलग अलग आरएनए बना रहे थे, बनाएंगे, उसमें तो एक ही एंजाइम था, होलो एंजाइम आरएनए पॉलीमरेस, जो कि सारे आरएनए बना रहा है, टीआरएनए हो, एमआरएनए हो या आरआरएनए हो, ठीक है ना। अब देखना यहाँ पे सेकंड कॉम्प्लेक्सिटी से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी मैं आपको समझा दूंगा। सेकंड कॉम्प्लेक्सिटी इज दैट प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स कंटेन बोथ द एक्सॉन एंड इंट्रॉन,
प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में दोनों ही होंगे, एक्सॉन और इंट्रॉन। Hence it is subjected to a process called splicing, where the introns are removed and exons are joined in a defined order. hnRNA undergoes additional processing called as capping and tailing. In capping, an unusual nucleotide, कौन सा, मिथाइल guanosine triphosphate, is added to the 5' end of the hnRNA. पूरा लिख लो of hnRNA. And of course यहाँ पे भी किसका है, hnRNA का है, not mRNA, hnRNA. इन कैपिंग ये तो हो गया. इन टेलिंग एडेनाइलेट रेजिड्यूस 200 से 300 एडेनाइलेट यार बोला एडेनाइलेट ही होगा, एडेनाइलेट अटैच्ड 200 से 300 एट दी 3' एंड इन अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर. मतलब जरूरी नहीं है वो टेम्पलेट को देख के लगाए जा रहे हो, सिंपल लगा दिया हमने. इट इज फुल्ली प्रोसेस्ड hnRNA नाउ कॉल्ड mRNA. अब हम इसको क्या बोलेंगे, अब हम इसको mRNA बोलेंगे, है ना. It is the next that is transported out of the nucleus. अभी न्यूक्लियस से बाहर चला जाएगा. The significance of such complexities is now beginning to understood. The split gene arrangement, ये जो कल हमने पढ़ा था ना, उसी के बारे में थोड़ा सा एनसीईआरटी में और दे रखा है. It represents probably an ancient feature of the genome. मैंने कहा था antiquity, जो इंट्रॉन है वो क्या है, reminiscent of antiquity. वो वाली लाइन आएगी अब आगे देखना. The presence of introns is reminiscent of antiquity and the process of splicing represents the dominance of RNA world. कि हमें स्प्लाइसिंग क्यों करनी पड़ रही है, हो सकता है कि पहले ऐसे हो जो पहले के टाइम पे कोड कर रहे हो, पर अब हमने म्यूटेशन करने के बाद जब डीएनए बन गया तो इंट्रॉन कोड नहीं कर पा रहे तो उन्हें हटाना पड़ रहा है. तो पहले वो कोड कर सकते थे, अब नहीं कर पा रहे. दैट मींस पहले आरएनए होता था, अब नहीं है आरएनए. तो पहले ये डोमिनेंस दिखा रहा है कि आरएनए वर्ल्ड था पहले. हाँ जी. इन रिसेंट टाइम्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ आरएनए एंड आरएनए डिपेंडेंट प्रोसेसेस इन द लिविंग सिस्टम हैज अज्यूम्ड मोर इंपॉर्टेंट. तो ठीक है, ये तो पता ही है. अब देखो यहाँ पे उन्होंने एक पिक्चर दिखाई है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. वो देखो यूकैरियोट्स में ये साथ साथ में हो रहा है, और साथ साथ में देखो कोडिंग नॉन कोडिंग स्ट्रैंड्स आपको ये दिखने को मिल रही हैं, इंट्रॉन एंड एक्सॉन देखने को मिल रहे हैं, है ना. 5' पे देखो क्या दिखाया इन्होंने, MGPPP मतलब मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट. और 3' पे देखो क्या है, पॉली ए टेल लिखी होगी. तो ठीक है, सबसे पहले इन्होंने देखा आरएनए स्प्लाइसिंग हो रही है, इंट्रॉन से ये हटे और हट गए इंट्रॉन से. फिर पॉली एडिनाइलेशन टेलिंग के नाम लिख लो, इसमें मैंने लिखवाई है पॉली एडिनाइलेशन, ये पॉली एडिनाइलेशन, ठीक है ना. और इससे नीचे देखना पॉली ए टेल दिखा दी, कैपिंग भी ऊपर लिखा हुआ है. तो ये सब आपके पास क्या आ गया, मैसेंजर एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए आपको नीचे दिखा हुआ है, मतलब एमआरएनए आपका बन गया, ठीक है ना. अब एक और चीज है, ये तो एक कॉम्प्लेक्सिटी होगी, कॉम्प्लेक्सिटी नंबर 1. आफ्टर दिस इन्होंने इससे पहले दिखाया हुआ है ऊपर देखो ये कि यहाँ पे ह्यूमंस के केस में या यूकैरियोट्स के केस में आरएनए पॉलीमरेज एक तरह का यूज नहीं होता. इसमें डिवीजन ऑफ लेबर होती है, मतलब लेबर में डिवाइड हो गया काम. अरे ये वाला आरएनए पॉलीमरेज ये बनाएगा, ये वाला आरएनए ये. तो वही इन्होंने दिखाया हुआ है, और ये आपको याद ही करना, रट्टा मारना पड़ेगा. एग्जैक्टली देखो क्या लिखा हुआ है, डिवीजन ऑफ लेबर. देखना देयर आर एटलीस्ट 3 आरएनए पॉलीमरेजेस इन द न्यूक्लियस in addition to the RNA polymerase found in the organelles. Organelles में भी RNA polymerase होगा ना, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स में होता है. वैसे ही क्लियर कट लेबर है, क्लियर कट डिवीजन है लेबर की. RNA polymerase 1 देखना, अब ये मैं आपको लिखवा ही देता हूँ, एक मिनट पहले इसकी फोटो क्लिक कर लेते हैं. तो यस, इसकी भी मैंने फोटो क्लिक कर ली है. अब आपको वो भी लिखवा ही देते हैं. यूकैरियोट्स में ये तो होगा ही, साथ में यूकैरियोट्स में डिवीजन ऑफ लेबर है. ये तो मैंने आपको बता दिया ना डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में, कि डिवीजन ऑफ लेबर है, एक ही आरएनए सब कुछ नहीं बनाएगा. जैसे प्रोकैरियोट्स में तो क्या था, होलो एंजाइम था, है ना. आरएनए पॉलीमरेज एक ही था और वो सारे आरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए सब बना रहा है. बट इसमें ऐसा नहीं है. मोर ओवर मतलब इसके अलावा मतलब किसके अलावा, ये ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस के अलावा. मोर ओवर 3 नहीं, देयर है, देयर इज वन मोर कॉम्प्लेक्सिटी. अभी कॉम्प्लेक्सिटी तो हमारे लिए है ना, पढ़ रहे हैं क्योंकि हम डिवीजन ऑफ लेबर इन आरएनए पॉलीमरेज. आरएनए पॉलीमरेज भी अलग अलग टाइप्स के हैं, डिफरेंट टाइप्स. तो मिनिमम 3 तो होंगे ही. मिनिमम 3 RNA polymerases will be there in a body in eukaryotes. कौन कौन से, अगर मैं बात कर रहा हूं तो पॉलीमरेज 1,
RNA polymerase 1, RNA polymerase 2 and RNA polymerase 3. ठीक है, अब देखना तीन जो आपने मेजर पढ़े, ट्रिक बता रहा हूं कैसे याद रखना है। आपने तीन मेजर पढ़े हैं, एक कौन सा आपने पढ़ा, tRNA, rRNA और mRNA। अब mRNA तो RNA पॉलीमरेज बनाएगा नहीं, यूकैरियोट्स में क्या बनाएगा, hnRNA। तो कौन सा बनाता है hnRNA, बीच वाला hnRNA बनाएगा ये। फर्स्ट वाला क्या बनाएगा, rRNA। और RNA आपको पता ना, ऐसे सेडिमेंट्री यूनिट्स होती थी कुछ इनकी, अगर आपको क्लास 11th सेल यूनिट ऑफ लाइफ वाला चैप्टर याद हो तो S पीछे लगता था इनके पीछे की, अगर 70S है या 80S है ना, S का होता था सेडिमेंट्री कोफिशिएंट कह लो या स्विडबर्ग्स कांस्टेंट कह लो। तो rRNA जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे, 18S 28S, याद ही रखना पड़ेगा ये तो, 18 28, एक मिनट इसको मैं मिटाऊं, 18 28 और 5.8 S, बस इसी में दिया हुआ है सेडिमेंट्री कोफिशिएंट और किसी में नहीं दिया हुआ। hnRNA और स्मॉल न्यूक्लियर RNA एंड एक है आपके पास 5 स्मॉल रेगुलेटरी RNA। जैसे है वैसे ही याद करना पड़ेगा, नाम ही है बिकॉज, और ऑफ कोर्स rRNA hRNA, और यहां पे क्या होगा फिर tRNA। एक मिनट यार, मैंने उल्टा लिख दिया क्या, लेट मी चेक इट एज वेल, है ना, एक बार चेक भी कर लेते तो थोड़ा बढ़िया ही रहेगा। तो एक मिनट, कहाँ गया आपकी एनसीईआरटी, क्या कह रही है, हाँ देखो मैंने कहा ना उल्टा लिख दिया। थर्ड वाला जो है वो hnRNA बनाता है, बिकॉज hnRNA अकेला ही एक ही बनाएगा, तो वो कौन सा है, थर्ड वाला। तो ये चीज डाटाबेस है तो इसलिए मुझे भी एक्चुअली याद नहीं रहती इतनी डाटाबेस वाली चीजें, ठीक है ना। तो ये है क्या, rRNA 18 28 5.8, tRNA snRNA या 5s rRNA srRNA, मतलब देखो ये क्या है, स्मॉल न्यूक्लियर RNA, ये क्या है, स्मॉल रेगुलेटरी RNA। इनके फंक्शंस वगैरह पे आपको किसी में नहीं जाना, hnRNA तो पता ही है, ठीक है। तो ये चीज जो इंपॉर्टेंट है वो मैं भूल गया कि RNA पॉलीमरेज 3 जो है वो hnRNA बनाता है। तो कैसे याद रखोगे, RTH है ना, या RT को याद रख लो, RT याद रख लो सिर्फ, बाकी जो HN बचा गया तो वो इसमें आएगा। इसमें आपको क्या याद रखना है, ये और इसमें बाकी दो एक्स्ट्रा याद रखने हैं, बस ये 5 है, ठीक है। तो दैट्स इट, इसके साथ आपका ट्रांसक्रिप्शन इज ओवर। नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद द जेनेटिक कोड। सो आप इसको नोट करिए, फिर हम बिना किसी नुकसान के जेनेटिक कोड को स्टार्ट करेंगे। तो यस, आई होप सो, मैंने इसकी फोटो भी क्लिक कर ली है और आई होप सो आपने इसको नोट भी कर लिया होगा। तो एक मिनट जस्ट, हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, जेनेटिक कोड। तो आपकी अगली हेडिंग है, मतलब ट्रांसलेशन की बीज जो है वो बोना स्टार्ट हो गया। बीज जो है वो बोनी होता है क्या, बोनी शुरू हो गई, बीज बोना शुरू कर रहे हैं आज हम। क्या है अब आपके पास, जेनेटिक कोड के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट जेनेटिक कोड। अब देखो आपको पता होगा या अगर नहीं भी पता तो भी, ये जो है ये न्यूक्लियोटाइड्स, ये जो mRNA बना, mRNA से क्या चाहिए होंगे हमें, अमीनो एसिड्स। mRNA से हमें चाहिए अमीनो एसिड, बट अब mRNA में क्या प्रेजेंट है, सॉरी मतलब वो गिर गया, क्या गिर गया, लाइट गिर गई तो उसको कह रहा हूँ। ये देखो ये तो ये इस पे थी गद्दे पे पहले, बिकॉज थोड़ा सा हाइट के लिए, सपोर्ट के लिए ना गद्दा रखा होता है यहाँ पे। तो mRNA अमीनो एसिड बनाएगा, है ना, अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा, बट एक्चुअली पूरा का पूरा mRNA कोड करेगा क्या, नहीं। mRNA में भी कोई सीक्वेंस होंगे ना, जैसे मान लो mRNA में क्या है, जैसे ये मैंने एक mRNA बना दिया है ना, 5 प्राइम 3 प्राइम, तो अगर मुझे बताना है कि mRNA है तो इस पे कुछ ना कुछ बेसिस से ही बताऊंगा ना आपको, कि यहाँ पे A है, T है, G C, या T तो नहीं होगा, AUGC, UUC, G, AUG, AUC, मैंने आपको ये बताया। तो आप मुझे बताइए कि ये कौन सा प्रोटीन देगा और कितने प्रोटीन देगा। तो ये चीज हमारे आगे आई, ये कितने अमीनो एसिड देगा, ठीक है ना, अमीनो एसिड की चेन जब बनेगी तो पॉलीपेप्टाइड चेन बना देगा, ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे वो सब। तो ये कितने प्रोटीन बना रहा है या कितने अमीनो एसिड्स दे रहा है हमें, अमीनो एसिड्स ही बोलेंगे, है ना, तो वो आपको बताना है। तो इसी को बताने के लिए एक नया चीज आई, जेनेटिक कोड। ये जो जेनेटिक कोड mRNA है, इसको रीड करना पड़ेगा हमें,
हमें इसको समझना पड़ेगा, या हमें नहीं, मतलब एडेप्टर मॉलिक्यूल टीआरएनए को इसको रीड करना होता है। और इसको रीड करने के बाद वो जैसे मान लिया उसने इसको रीड कर लिया एयूजी, अब तो पता है ना हमें कि 3 को रीड करता है, कोडोन को रीड करता है। पहले ये पता ही नहीं था कि कोडोन को रीड करता है कि किसको रीड करता है ना। पहले ये चीज हमें पता ही नहीं थी कि कोडोन को रीड कर रहा है कि क्या किसको रीड कर रहा है, और ऐसे कितने होंगे, कितने ऐसे पॉसिबल हैं, ठीक है ना। अब हमें पता है कि हम इन 3 को एक साथ क्लब करेंगे, अगले 3 एक साथ क्लब होंगे, ये इनको हमने बोला कोडोन। अगर ये 2 बच गए तो ऐसे ही रहने देना है, इससे इससे कोई प्रोटीन नहीं मिलेगा आपको, इससे कोई अमीनो एसिड नहीं मिलेगा। अब हमें पता है कि एक ट्रिपलेट एक अमीनो एसिड देता है, बट पहले हमें ये चीज नहीं पता थी। नाउ वी नो, अब हमें पता है 1 ट्रिपलेट गिव्स 1 अमीनो एसिड, बट पहले हमें ये नहीं पता था। पहले तो हमें ये पता था कि 4 बेसिस हैं, AUGC, ये 4 बेसिस हैं, और इन्हीं से मिल के कोई ना कोई अमीनो एसिड जा रहे थे। बट हमें पहले ये चीज पता थी कि कितने अमीनो एसिड टोटल हमें मिल रहे हैं, 20 अमीनो एसिड मिल रहे हैं। तो टोटल अमीनो एसिड्स जो कि हमारे फाउंड थे आज तक भी कह लो 20 अमीनो एसिड्स। कितने? 20 अमीनो एसिड्स इन प्रोटीन्स। प्रोटीन अमीनो एसिड की चेन को ही बोलते हैं, है ना। तो अमीनो एसिड कितने हैं? 20 मिल रहे हैं उन प्रोटीन्स में मिला के, है ना। आपने कई सारे पढ़े होंगे क्लास 11th में, गजनी हो, बट आप तो वेलिन पढ़ा होगा, सेरीन पढ़ा होगा, है ना। ये सब आपने बड़े सारे पढ़े होंगे, ट्रिप्टोफैन, राइट, जो हमें किसमें मिल रहे हैं? अमीनो एसिड में। तो हमने 20 ही ऐसे पढ़े थे अमीनो एसिड्स जो कि हमें प्रोटीन में देखने को मिल रहे थे। तो अब ये 20 कैसे आ सकते हैं? अगर मान लो, अब ध्यान से सुनने वाली बात है, अब ये किसने बताया था कि कितने हैं कितने कितने कोड कर रहा है, मतलब एक कोड में कितने हम बेसिस लेंगे, है ना। एक कोड में, जैसे अभी तो हमें पता है ना कि एक ट्रिपलेट एक अमीनो एसिड आएगा, पहले हमें पता नहीं था कि एक अमीनो एसिड कितने न्यूक्लियोटाइड के मिक्सचर से बनेगा। क्या एक डबलेट रीड करेंगे तो एक अमीनो एसिड आ रहा है, या क्या एक सिंगलेट रीड कर रहे हैं तो अमीनो एसिड आ रहा है, या क्या हम 4 को रीड कर रहे हैं तो अमीनो एसिड आ रहा है? ये चीज हमें पता ही नहीं थी पहले। तो इसको जाना किसने, इसको किसने बताया हमें? ये हमें बताया है जॉर्ज जी ने। जॉर्ज मैथ्यू नाम है मेरे ख्याल से, या जॉर्ज, मतलब आप जॉर्ज याद रख लो, है ना। जॉर्ज ने ये चीज बताई थी। उन्होंने क्या बताया? हमारे पास ऐसे कितने कोड हैं? 64 कोड्स। ये चीज उन्होंने बताई थी, बट उनको कैसे पता चली अब ये चीज? तो इसके लिए थोड़ा सा मैथ्स में जाना पड़ेगा, या आप ऐसे समझो आराम से, ठीक है ना। अगर मैंने कहा कि एक सिंगलेट एक अमीनो एसिड दे रहा है, तो कितने अमीनो एसिड पॉसिबल हो सकते थे? आपको पता है कि 4 ही न्यूक्लियोटाइड हैं, तो कितने पॉसिबल आपके पास वो है ऑप्शंस? 4 ही ऑप्शंस पॉसिबल है। तो ए अगर मान लो आ गया, तो मैंने कहा कि ये कोई एक्स प्रोटीन दे रहा है, या यू आ गया तो वाई दे रहा है, जी आ गया तो जेड दे रहा है, और सी आ गया तो वी दे रहा है, मान लो। तो 4 ही अमीनो एसिड पॉसिबल हुए, बट हमें तो पता है कि 20 अमीनो एसिड है, मतलब कि सिंगलेट कोड नहीं कर रहा, सिंगलेट कोड नहीं कर रहा। बिकॉज अगर सिंगलेट कोड कर रहे हैं तो ऐसे तो 4 ही सिंगलेट बनेंगे ना अलग अलग। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये एक सिंगलेट, ए वाला सिंगलेट एक्स के लिए भी कोड कर रहा है और मान लो कोई ए के लिए भी कोड कर रहा है, ऐसा थोड़ी होगा। एक कोड एक अमीनो एसिड का, मतलब मान लीजिए कि हम किसी एक को कोड मान रहे हैं, एक कोड एक ही अमीनो एसिड देगा, एक ट्रिपलेट एक ही अमीनो एसिड देगा, बट एक अमीनो एसिड देने वाले कई सारे ट्रिपलेट हो सकते हैं। समझाऊंगा मैं, दिस इज कॉल्ड डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड, बट समझाएंगे इस चीज को भी, कोई बात नहीं। अभी हम क्या समझ रहे हैं कि अगर मान लो ये जॉर्ज का काम हम बाद में देखेंगे, पहले मैं आपको समझाने के लिए क्या कर रहा ना, स्पेस को थोड़ा सा खाली रखूंगा। खाली का क्या मतलब? खाली मतलब मिटा दूंगा, है ना। ओ माय गॉड, एक मिनट यार, थोड़ा सा हम जलपान कर लें। जलपान मतलब पानी पी लें। शाबाश। कट कर देना प्लीज। तो ठीक है ना। अब देखो, हमें आज के टाइम पे या उस टाइम पे भी हमें ये तो पता था एमआरएनए में या आरएनए में 4 बेसिस, 4 तरह के न्यूक्लियो नाइट्रोजनस बेस हमें मिलते हैं, 4 तरह के हमें न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं, या डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड कह लो, सॉरी न्यूक्लियोटाइड ही होंगे ना। कौन कौन से? AUGC। अब उन्होंने क्या कंसिडर किया? इफ वन कोड, मतलब अगर हम सिंगलेट की बात कर रहे हैं, अगर 1 सिंगलेट गिव्स 1 अमीनो एसिड, ये कंसिडर करते हैं, तो कितने सिंगलेट हैं आपके पास अलग अलग? 4 ही तो सिंगलेट है।
तो आपको क्या मिलता, ओनली 4 अमीनो एसिड्स पॉसिबल। तो क्या आपको 4 ही अमीनो एसिड मिल रहे थे? नहीं, आपको तो 20 अमीनो एसिड मिल रहे थे, तो ये तो गलत हो गया। अगर उन्होंने कंसिडर कर लिया होता कि 2 सिंगलेट हैं, मतलब एक सिंगलेट नहीं, मतलब एक डबलेट हमें एक अमीनो एसिड दे रहा है। अब कितने डबलेट हो सकते थे, इसको कैलकुलेट कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूं। देखो, डबलेट है मतलब कितनी पोजीशंस होंगी, 2 पोजीशंस होंगी। तो ये एक पोजीशन, ये दूसरी पोजीशन। सिंगलेट में एक पोजीशन होती है ना, डबलेट में 2 पोजीशंस। अब पहले प्लेस पे कितने आपके पास कंटेंडर हैं आने के लिए? 4 कंटेंडर हैं। दूसरे प्लेस पे कितने हैं? 4 ही हैं। ऐसा तो नहीं है जो पहले पे आ गया वो दूसरे पे नहीं आ सकता। मतलब क्या ए ये डबलेट नहीं है? है, और कोई रिपीट भी नहीं हो रहा। मान लो इसको मैं ऐसे कैलकुलेट करूं, ए यू ए जी ए सी, 3 ये हो गए, और एक ए भी तो हुआ, 4। सिमिलरली यू 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 ए यू जी यू सी, 8। सिमिलरली जी ए जी यू जी सी जी जी, कितने हो गए? 12। सिमिलरली 4 इससे होंगे, 16। तो वो मैंने ऐसे कैलकुलेट कर दिया, 4 इंटू 4 16। तो इससे क्या मिलेगा? 16 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स मिलेंगे। बट आपको तो 16 नहीं मिले हुए, आपको कितने अमीनो एसिड्स मिल चुके हैं? 20 अमीनो एसिड मिल चुके। तो क्या डबलेट होगा? नहीं। फिर उन्होंने क्या कंसीडर किया, किसकी बात कर रहे हैं हम? जॉर्ज का काम है ये। इफ वन ट्रिपलेट, अगर हम मान रहे हैं कि 1 ट्रिपलेट से हमें 1 अमीनो एसिड मिल रहा है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो वो आपके काम का नहीं है, आपको सिर्फ ये मैं मेथड बता रहा हूं। अब ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट का मतलब 1 2 3, 3 पोजीशन खाली है। 3 पोजीशन खाली मतलब, अब जैसे डबलेट का क्या मतलब था कि ए ये एक अमीनो एसिड को कोड करेगा, जी अमीनो एसिड देगा, या जी सी अमीनो एसिड देगा। मतलब अगर मैंने ये लिखा तो इनमें से एक अमीनो एसिड ये देगा, दूसरा, तीसरा, ऐसे। पर इसकी अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसमें क्या है कि एक अमीनो एसिड आपको देगा 3, एक ट्रिपलेट एक अमीनो एसिड दे रहा है। अगर मैं बात करूं सिंगलेट में, ये वाला रूल नहीं लगेगा क्या? लगेगा। सिंगलेट में तो पोजीशन ही एक खाली है, तो 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे? खुद के साथ? नहीं, खाली है ना, तो 4 अमीनो एसिड पॉसिबल। तो मैंने आपको बता दिया। ट्रिपलेट की बात कर रहा हूं तो 3 पोजीशंस खाली हैं। 4, यहां पे कितने भर सकते हो? चारों भर सकते हो, यहां पे भी चारों ही भर सकते हो। 64 अमीनो एसिड्स मिल रहे हैं। अब आपको मिले तो 20 अमीनो एसिड्स थे, तो 64 अमीनो एसिड कैसे दे रहे हैं? है ना, मतलब 64 आपके अलग अलग टाइप्स के कोड आ रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? 64 अलग अलग टाइप्स के कोड। बिकॉज कितने ट्रिपलेट मिल रहे हैं तो हम वो काउंट कर रहे हैं ना, कितने ट्रिपलेट मिल रहे हैं टोटल? 64 ट्रिपलेट्स पॉसिबल। और यहां से 16 डबलेट्स पॉसिबल। ऐसे कोई भी नहीं समझाएगा, ध्यान रखना इस चीज को। 16 डबलेट पॉसिबल है। अगर 16 डबलेट पॉसिबल, हम ये भी माने कि एक डबलेट एक ही अमीनो एसिड दे रहा है, तो भी 16 ही मैक्सिमम हो सकते हैं। बट 16 से तो ज्यादा आपको मिले ही हुए हैं ना। दैट मीन्स ये तो केस ही हमने गलत मान लिया, ये तो मैक्सिमम की बात कर रहे हैं हम। और इससे आपको क्या पता चल रहा है कि अगर एक ट्रिपलेट एक अमीनो एसिड दे रहा है तो कितने ट्रिपलेट बन गए? 64 ट्रिपलेट। अगर हम माने कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो मैक्सिमम तो 64 अमीनो एसिड। बट आपको पता है 64 है नहीं, 20 अमीनो एसिड है। मतलब कि एक से ज्यादा अमीनो एसिड, एक अमीनो मतलब सॉरी ध्यान से सुनना, 64 ट्रिपलेट है, बट अमीनो एसिड कितने हैं? 20 अमीनो एसिड्स हैं मैक्सिमम जो आपको मिले हुए हैं, फाउंड। ये एक्सपेरिमेंटली मिले हैं हमें, एक्सपेरिमेंटली। और ये हम कैसे कर रहे हैं? खुद हम थ्योरेटिकली देख रहे हैं। 64 ट्रिपलेट्स मिल चुके हमें, 64 ट्रिपलेट्स हमने बन गए इन सबको यूज करके। बट हमारे पास अमीनो एसिड तो 20 ही है, मतलब कि एक से ज्यादा ट्रिपलेट एक अमीनो एसिड को कोड कर रहा होगा। दिस इज व्हाट वी कॉल एज डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। तो सबसे पहले हमें ये चीज पता चल गई कि यही आपका बिल्कुल करेक्ट है, हमारे पास 64 ही ट्रिपलेट्स होंगे, या 64 ही कोड होंगे। अब हम आएंगे जेनेटिक कोड की असली कहानी पे। अब हमें यह पता चल गया कि एक सिंगलेट कोड नहीं कर रहा, गलत हो गया। एक डबलेट कोड नहीं कर रहा, गलत। तो ये तो सही है ना, 64 ट्रिपलेट्स। हाँ, तो 64 ट्रिपलेट्स हैं, सही है, ठीक है ना। अब एक ट्रिपलेट एक से ज्यादा अमीनो एसिड नहीं देगा। एक ट्रिपलेट का एक ही अमीनो एसिड होगा, बट एक अमीनो एसिड के कई सारे ट्रिपलेट हो सकते हैं। नहीं समझ आया? अरे बोलो यार, नहीं समझ आया? समझाऊंगा, देखना, बताता हूं। पहले इसको नोट करो, फिर मैं आगे आपको एक टेबल से समझाऊंगा। जो मैंने आगे अभी आपको बोल के बताया है, उसको हम एक टेबल से समझते हैं।
टेबल से कैसे समझ आ जाएगा बोलो? जैसे आपको एनसीईआरटी में दे रखा है, टेबल एक बना के दिखाया होगा, ऐसा टेबल होगा, देखना। इस टेबल से आपको सब क्लियर हो जाएगा। ये 1 2 3 और 4, स्किप करना चाहो कर सकते हो, ये देखना। ठीक है, तो बस वही कर लो, ए यू जी सी, ए यू जी सी, ए यू जी सी, है ना? तो 4 4 8 4 16 और 32, ये तो गलत हो गया। अरे ट्रिपलेट है ना, तो ट्रिपलेट मतलब 3 बार लोगे, है ना? तो 3 ही बार लेना है आपको, मतलब 3 ही। एक मिनट, हाँ तो टोटल तो 4 ही पॉसिबल है ना, ए यू जी सी, ए यू जी सी, ए यू जी सी, ये है। अब ये मैंने मान लिया ए यू जी सी, बताऊंगा क्या कर रहा हूं। यहां पे भी ऐसे ही ए यू जी सी, सिमिलरली हाँ बस ऐसे 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 रखो। ऊपर लिखना चाहो लिख सकते हो, जैसे मैं आपको एनसीईआरटी में दिखाऊं तो एनसीईआरटी में आपको ऊपर ऑफकोर्स नहीं लिखा होगा, बिकॉज ऊपर क्या क्यों ही लिखोगे आप, देखना। अब उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने क्या कहा है, देखो एनसीईआरटी क्या कह रही है इस टेबल के अकॉर्डिंग। देखना एनसीईआरटी खोलो अपनी अपनी सारे, देखना यहां से आप एनसीईआरटी से टेबल देखना चाहो टेबल भी देख सकते हो, तो मैं ड्रॉ करना चाहूँ ड्रॉ भी कर देता हूँ। ये उन्होंने लिखा फर्स्ट पोजिशन, कौन सी? ये वाली जो हमने कैपिटल में लिखी, ये क्या है? फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, सिमिलरली थर्ड पोजीशन है ये जो हमने ये लिखी, ये है आपके पास थर्ड पोजीशन, उन्होंने ये उस साइड दिखाई है एनसीईआरटी में, और ये जो ऊपर है ये है आपकी सेकंड पोजीशन। तो हो गया ना अब ट्रिपलेट, ट्रिपलेट तैयार, एक फर्स्ट पोजीशन, एक सेकंड पोजीशन, एक थर्ड पोजीशन, ठीक है ना? तो अब फर्स्ट पोजीशन के भी 4 ही दावेदार हैं, सेकंड पोजीशन के भी 4 ही दावेदार हैं, और थर्ड पोजीशन के भी 4 ही दावेदार हैं। तो बस अब आपको टेबल बनाते जाना है, ए ए ए, ये एक अमीनो एसिड देगा, कौन सा देगा वो आपको याद नहीं रखना, कुछ याद करने हैं वो मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से याद करोगे। ए ए ए ए ए यू, मतलब इन सब में ए ही आएगा स्टार्टिंग में, ठीक है ना? ए ए जी सी, ठीक है, तो बहुत आसान है, आप इस टेबल को बनाना चाहो बना सकते हो, नहीं तो कुछ जरूरत तो नहीं है वैसे। तो यू ए यू, जल्दी जल्दी मैं बना देता हूँ, यू ए जी, यू ए सी, जी ए ए, जी ए यू, जी ए जी, जी ए सी, सी ए, सी ए यू, सी ए जी एंड सी ए सी। तो ये हमने क्या लिखे हैं, कोड्स लिख रहे हैं। तो कितने कोड बन गए? 64 बनने चाहिए टोटल ट्रिपलेट, ये टोटल पॉसिबल ट्रिपलेट लिख रहे हैं हम। अब कितने ट्रिपलेट बनेंगे वो हम बाद में काउंट कर लेंगे, ठीक है ना? तो वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे भी बनाओगे, तो मैं वीडियो पॉज करके बना देता हूँ जल्दी से, फिर आपका टाइम बचेगा, आप भी बना सकते हो। तो यस, हियर वी आर विद द होल टेबल। थोड़ा सा मैंने इसको ऊपर खिसका दिया यहाँ से ताकि जगह नीचे बनी रहे, ठीक है? तो ये हर एक जो है अलग अलग प्रोटीन को कोड करेगा। ये ट्रिपलेट अब काउंट कर लो कितने हैं, 4 एक डब्बे में है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 16 डब्बे हैं, 16 into 4 64 ट्रिपलेट्स आपके पास हैं। अब जो मैंने आपको नाम लिया था सबसे स्टार्टिंग में जॉर्ज का, तो जॉर्ज गमाओ है मेरे ख्याल से, आई डोंट रिमेम्बर, बट लिख ही लेते हैं चलो। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा देयर आर 64 ट्रिपलेट्स एंड एवरी ट्रिपलेट इज कॉल्ड कोडोन। हर एक ट्रिपलेट को हमने क्या कहा, कोडोन कहा। कोडोन मतलब वो जो कोड कर रहा है किसी चीज के लिए। तो ये काम है जॉर्ज गेमॉन का। इसके बाद उन्होंने कई सारे एनसीईआरटी में नाम दे रखे होंगे, तो वो आप कृपया करके खुद से लर्न कर लेना, नहीं तो मैं आपको लिखवाना चाहूँ तो लिखवा सकता हूँ, इसको मिटा के लिखवाना पड़ेगा बट मुझे, ठीक है? एक आपको दिखा होगा हरगोबिंद जी का, हरगोबिंद खुराना, हरगोबिंद खुराना, ठीक है? इनका नाम दिया होगा एनसीईआरटी में कि इन्होंने एक मतलब एमआरएनए सिंथेसिस एक केमिकल से कैसे कर सकते हो या लेबोरेटरी में कैसे कर सकते हो, वो दिया था इन्होंने सिंथेसिस का एमआरएनए। तो लिख भी लो ये भी, एमआरएनए सिंथेसिस विदाउट अ सेल, ऐसा कह सकते हो, विदाउट अ सेल, राइट? विदाउट अ सेल, यू कैन से लाइक दिस,
ये हो गया हरगोबिंद खुराना का काम, और भी कई सारे नाम आपको दिए हुए हैं, तो वो आप नोट कर लेना एनसीईआरटी से, या आप चाहे तो मैं रीड कर देता हूँ, ठीक है ना, आप उसको नोट तो खुद ही कर लेना है, हाँ? इतना तो कर सकते हो, बिकॉज आप नीट के लिए आए हो, कोई ऐसे एनसीईआरटी या उसके लिए थोड़ी आए हो आप, बोर्ड्स के लिए तो ऊपर इसके नाम दिए थे मेरे ख्याल से। देखो यहाँ पे जेनेटिक कोड में क्या क्या लिखा हुआ है, ये मैंने आपको सब समझा दिया कि 20 अमीनो एसिड्स थे, 4 का क्यूब ले लिया, 64 कोडोन्स, ठीक है ना। हाँ ये देखो नीचे लिखा हुआ है केमिकल मेथड डेवलप्ड बाय हरगोबिंद खुराना, कि वो आरएनए को विद डिफाइंड कॉम्बिनेशंस ऑफ बेसिस इन से विदाउट अ सेल, नहीं मतलब केमिकल मेथड कह सकते हो, आरएनए सिंथेसिस का केमिकल मेथड दिया था कि हम एक कुछ बेसिस की मदद से इसको बना सकते हैं, और उन बेसिस को क्या कहा इन्होंने, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है होमोपॉलीमर्स एंड कोपॉलीमर्स। फिर मार्शल निरेनबर्ग का काम दिया हुआ है, सेल फ्री सिस्टम दिया था प्रोटीन सिंथेसिस का, मार्शल निरेनबर्ग, ये भी लिखना चाहो लिख सकते हो, वैसे कोई जरूरत नहीं भी है, तो मतलब नहीं लिखना चाहते हो कोई जबरदस्ती नहीं है ना, निरेनबर्ग। विदाउट सेल प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन सिंथेसिस विदाउट अ सेल, ठीक है ना। और भी एक नाम था, हाँ ओकाओ, ओकोआ, तो ओकोआ नॉट ओकाओ, एक नाम दिया हुआ आपको ओकोआ का, ओकोआ का नहीं, ओकोआ का नाम है सेवियर ओकोआ का एंजाइम। तो इन्होंने क्या किया था, देखो दिया हुआ है सेवेरो ओकोआ एंजाइम, इन्होंने एक एंजाइम डिस्कवर की थी, ठीक है ना, किस चीज के लिए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेस एंजाइम का नाम है, लिखना चाहो लिख सकते हो, तो याद हमारे में चीजें तो आप कर लोगे, है ना। तो क्या नाम है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेस, also helpful in polymerizing RNA with defined sequences in a template independent manner, और एंजाइमेटिक सिंथेसिस करनी है तो आप ये एंजाइम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चेकर बोर्ड दिखाया हुआ है फिर उन्होंने, तो मैं इसको एक बार फिल भी कर लेता हूँ कि कौन सा आपके लिए किस एंजाइम को, किस अमीनो एसिड को कोड कर रहा था। देखो यू यू यू, सबसे पहले उन्होंने दिया यू यू यू, PHE मतलब फिनाइल एनिलीन, तो ये सब क्या है, ये इसका प्रोटीन है या अमीनो एसिड है, PHE मतलब फिनाइल एनिलीन, जो प्रोटीन ये दे रहा है, ठीक है। कौन दे रहा है, यू 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 कोड से जो अमीनो एसिड बनेगा। पर आपको क्या सारे याद रखने नहीं, आपको कोई मतलब ज्यादा याद नहीं रखने, ठीक है ना। आपको कौन कौन से याद रखने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। AUG कहाँ है, ये रहा AUG, ये याद रखना आपको, एक मिथियोनिन, मिथियोनिन देगा ये, मिथियोनिन, AUG याद रखना है। और UAG कहाँ है, UAG, UAG वेयर इज UAG, ये रहा UAG, और उगा कहाँ है, उगा, ये देखो, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। कितने, 4 याद रखने हैं, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। AUG याद रख लो, ठीक है ना, बस दैट्स इट, ठीक है। तो बस यही है आपके पास, AUG, UAA, UAG और UGA, ये आपको याद रखने हैं, UAA UGA। अब सब समझाऊंगा मैं क्या क्या लिखा हुआ है इनके आगे, एनसीईआरटी खोलिएगा, ये एनसीईआरटी से समझाऊंगा मैं, अब यहाँ पे इतना थोड़ी लिखने बैठूंगा मैं, है ना, या लिख दूं की, बोलो, लिख ही देते हैं, है ना, ऐसा क्या, चलो लिख दे, लिखना की काम छोड़ दो। देखो इनके आगे लिखा हुआ, इन तीनों के आगे लिखा हुआ स्टॉप, देखो स्टॉप लिखा हुआ है, स्टॉप सबसे पहले उस पे है, ये एनसीईआरटी में ऐसे नहीं बनाया हुआ, उधर पहले यहाँ पे फर्स्ट यू ऐसे दिया, अलग ऑर्डर है, तो आप देखना सबसे ऊपर वाले में UAA स्टॉप, UAG स्टॉप, UGA स्टॉप, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये है स्टॉप कोडोन्स, कोडोन तो पता चल गया ना क्या है, इस ट्रिपलेट को बोलते हैं कोडोन, तो ये कैसे कोडोन है, स्टॉप कोडोन है। और ये स्टार्ट कोडोन भी है, ये डुअल नेचर वाला कोडोन है, स्टार्ट कोडोन भी बोलते हैं इसको हम, और इसको हम और क्या बोलते हैं कि ये कोड भी कर रहा है किस चीज के लिए, किस अमीनो एसिड के लिए, मिथियोनिन के लिए, ठीक है ना। तो इसके आगे क्या लिखा होगा, मिथ, METH लिखा होगा, METH, ऐसे देखो लिखा होगा, ये देखो लिखा तो है MET लिखा हुआ, मतलब मिथियोनिन, MET का क्या मतलब है, मिथियोनिन, मिथियोनिन के लिए कोड कर रहा है, ठीक है ना। तो बस इसको आप जल्दी से जल्दी नोट करना। देखो VAL भी लिखा होगा कहीं, VAL मतलब वेलिन, ठीक है ना, GLU मतलब ग्लूटामिक एसिड, ऐसे ही ARG मतलब आर्जिनिन, ठीक है ना। और मतलब कई सारे ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो बस यही है आज के लेक्चर में कि ये है जेनेटिक कोड्स। अब टाइम देख के मैं आपको बताता हूँ कि हम आगे का कब कर पाएंगे, मतलब आज के लेक्चर में हो पाएगा कि नहीं। देखो 44 मिनट्स तो हो गए, थोड़ा बहुत बता ही देता हूँ कोड्स के बारे में भी, इनके कुछ पॉइंट्स जो आपको एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो लिखवा देते हैं। तो पहले इसको नोट कर लो, एक बार मैं इसकी पिक्चर क्लिक कर लेता हूँ। या मैं सोच रहा था कि इस टेबल को मैं वेल ऑर्गेनाइज तरीके से अगले लेक्चर में बनाकर ले आऊं, फिर आपको समझाऊंगा, है ना। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।
एक मिनट बस मैं इसको जरा रब करके आपको होमवर्क बता दूं, या होमवर्क ऐसे आप नोट कर लो यहीं पे, कुछ ज्यादा बातें वगैरह नहीं करेंगे हम, है ना। होमवर्क क्या है, रिवाइज करना है आपको, एंड नो होमवर्क, मतलब कोई डीपीपी नहीं है आज, एंड नोट्स आपको बना लेने, बस सिंपल यही है आपके पास होमवर्क में, ठीक है ना। तो ये इसको आप जल्दी से नोट करना चाहो कर सकते हो, और टेबल आप एनसीईआरटी से देख के बनाना, ऐसा वाला मत बनाना, मतलब मेरे ऑर्डर को मत फॉलो करो, ओके। जैसा उन्होंने दिया ना यूएजीसी, जैसा भी उन्होंने दिया, क्या दिया हुआ है, यूसीएजी 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 मिलेगा आपको, सब कोडोन सेम ही मिलेंगे, बट ऑर्डर एनसीईआरटी का और इसका अलग हो जाएगा, तो वो मैं नहीं चाहता, बिकॉज आपको आपके पास तो एनसीईआरटी होगी ना, आप थोड़ी वैसे बनाने बैठोगे, ठीक है। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर तक बना के रखिएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधे श्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।